हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। हम करते हैं इसमें कक्षा 12वीं फिजिक्स के सभी चैप्टरों के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों का हल। शुरुआत करते हैं हम इसके अध्याय 1 से, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। पहला प्रश्न यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि ई तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में क्यू आवेश रखने पर उसमें लगने वाला बल कितना होता है। तो बल का जो मान होता है ये होता है F बराबर क्यू ई। जो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है वो सही है। फिर है दूसरा, किसी बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये अनुक्रमानुपाती होता है 1/r² के। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। एक खोखले गोले के अंदर एक विद्युत द्विध्रुव यानी कि जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है रखा है, गोले से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ये होगा 0। ऑप्शन नंबर सी सही है। होता है कि एक कूलॉम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो ये होती है 6 दशमलव, ऑप्शन नंबर बी सही है, 6.25 इंटू 10⁻18 है। ये कितना लिखा है? 10⁻18 लिखा है। इस प्रकार से लिखा है ये 6.25 इंटू 10⁻18। फिर है पांचवा, मुक्त आकाश में के पराविद्युतांक यानी कि विद्युतनशीलता का विमीय सूत्र क्या है। तो इसका जो विमीय सूत्र है वो ऑप्शन नंबर डी में सही दे रखा है, M-1 L-3 T4A2। छठा है यहाँ पर कि किसी विद्युत द्विध्रुव के केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये होता है 1/r³ के। ऑप्शन सी इसका सही है। उसके बाद हम आगे ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ते हैं। तो 7वें नंबर पर यहाँ पर पूछा है हमसे कि एक समान विद्युत क्षेत्र E में किसी द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है को क्षेत्र से दिशा से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य कितना होगा। तो यह कार्य होता है 2PE। ऑप्शन ए सही है। एक घन जिसकी प्रत्येक भुजा x है के केंद्र से ठीक ऊपर x/2 दूरी पर एक बिंदु आवेश q रखा है, घन से संबद्ध विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग सही है यहाँ पर Q/2ε0 या 2ε0। अगला है विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है। तो विद्युत क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलॉम। ऑप्शन बी सही है। धनावेशित कांच की छड़ को अनावेशित चालक से स्पर्श कराया जाता है तो छड़ का आवेश क्या होगा। तो छड़ का आवेश घटेगा। ऑप्शन ए सही है। विद्युत क्षेत्र ई में क्षेत्रफल एस का एक पृष्ठ विद्युत क्षेत्र के समानांतर रखा गया है। पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स होगा। तो यह होता है 0। ऑप्शन सी सही है। वायु में एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है। तो ये होता है 1/ε0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। निर्वात में रखे दो आवेशों के मध्य विद्युत बल F है। यदि दोनों आवेशों के मध्य तांबे का तार, इसका तार रखा जाता है, तांबे का तार या तांबे की प्लेट रखी जाती है, तो उनके बीच बल कितना हो जाएगा। तो उनके बल जो बीच है वो हो जाएगा 0। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद अगला 14वें नंबर का ऑब्जेक्टिव इस पार्ट का, एक खोखले विलगित चालक गोले को 10 माइक्रोकूलम का धनावेश दिया जाता है। यदि गोले की त्रिज्या 2 मीटर हो तो गोले के केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। तो ये हो जाएगा 0। ऑप्शन ए। धातु की दो समानांतर प्लेटें जिनमें +q और -q आवेश हैं कुछ दूरी पर स्थित हैं। यदि अब प्लेटों को केरोसिन के तेल की टंकी में डुबो दिया जाता है तो उनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। तो ये घट जाएगी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला, एक आवेश q है और त्रिज्या r के गैसीय गोले से परिबद्ध है। यदि त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो बाह्य विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा। तो बाह्य विद्युत फ्लक्स समान ही रहेगा। ऑप्शन बी सही है। अगला, दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी r होने पर उनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान F है। यदि उनके बीच की दूरी को दुगनी कर दी जाए तो प्रतिकर्षण बल का मान कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा F/4। कितना हो जाएगा? F/4। ऑप्शन ए सही है यहाँ पर। इसके बाद अध्याय 2, इसका नाम है विद्युत विभव तथा धारिता। पहला प्रश्न यहाँ पर, समविभव पृष्ठ और विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बीच का कोण कितना होता है। तो ये होता है 90 डिग्री का। ऑप्शन बी सही है। दो बिंदु आवेशों
Q एक दूसरे से 2a दूरी पर रखे हैं, इनके ठीक मध्य बिंदु पर विभव कितना होगा? तो इनके ठीक मध्य बिंदु पर जो विभव है वो हो जाएगा Q/2πε0a। 10 कुलाम आवेश देने से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो चालक की धारिता कितनी है? तो चालक की धारिता है 5 फैराड, ऑप्शन ए। दो संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर समान रहेगा। तो जब संधारित्र को समांतर श्रेणी में जोड़ते हैं तो यहाँ पर विभव समान रहता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समान धारिता के दो संधारित्र पहले समांतर क्रम में तथा फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। दोनों ही स्थितियों में परिणामी धारिता का अनुपात कितना होगा? तो यह अनुपात हो जाएगा 4:1, ऑप्शन सी। आवेश 2.0 माइक्रोकुलाम से 5 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा? तो ये विभव का मान होता है 3.6 × 10⁻³ वोल्ट, ऑप्शन बी सही है। ये 103 नहीं है, 10⁻³ है, इस प्रकार से लिखा जाता है 3.6 × 10⁻³ और ये वोल्ट। इसके बाद प्रत्यक्ष माना जाता है, तो प्रत्यक्ष 0 माना जाता है। विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है, जो नहीं है वो हमें लगाना है यहाँ पर। तो जो वोल्ट है वो विद्युत धारिता का मात्रक नहीं है। एक समांतर प्लेट संधारित्र को आवेशित करने के बाद उनकी प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाता है, तो प्लेटों के बीच का विभवांतर क्या होगा? तो ये बढ़ जाएगा, ऑप्शन ए सही है। समांतर प्लेट संधारित्र में विद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा संचित रहती है, तो ये रहती है दोनों प्लेटों के बीच परावैद्युतांक माध्यम में। नगण्य मोटाई की एल्यूमिनियम की प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच में रख दी जाती है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो संधारित्र की धारिता अपरिवर्तित ही रहेगी, ऑप्शन बी सही है। यदि एक धनावेशी चालक को तार द्वारा पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन चालक में आते हैं। पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? चालक में आते हैं। उसके बाद द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में क्या होता है? तो द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र तो शून्य नहीं होता, किंतु विभव शून्य होता है। आवेश 10 कुलाम से किसी चालक के विभव में 2 वोल्ट की वृद्धि हो जाती है, तो चालक की धारिता क्या होगी? तो चालक की धारिता हो जाएगी 5 फैराड। ये पुनः रिपीट क्वेश्चन है यहाँ पर। दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक पर समान होगा, तो प्रत्येक पर ये आवेश समान रहता है। क्या समान रहता है? प्रत्येक पर आवेश जो है ये समान रहता है। इसके बाद हम आगे आने वाला अध्याय करते हैं, जिसका नाम है अध्याय 3, विद्युत धारा। पहला प्रश्न यहाँ पर, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है। प्रतिरोध किसका घटता है? तो ये अर्धचालक का घटता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अर्धचालक पदार्थ की चालकता कितनी होती है? तो इनकी होती है अनंत, ऑप्शन ए सही है। विद्युत सेल स्रोत है। विद्युत सेल किसका स्रोत है? तो ये विद्युत ऊर्जा का स्रोत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा यहाँ पे, विद्युत ऊर्जा। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो ये करती है उसके पदार्थ करती है उसके लंबाई पर। प्रतिरोधकता किस पर निर्भर करती है? उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, ऑप्शन जो सी है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो इसका मात्रक है ओम मीटर, या ओम इंटू मीटर भी बोल सकते हैं। एक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी करने पर उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा? तो दोगुनी कर रहे हैं तो उसका प्रतिरोध हो जाएगा 4 गुना, ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ पे। इसके बाद विभव प्रवणता का ऐसा मात्रक क्या है? विभव प्रवणता का जो ऐसा मात्रक है वोल्ट प्रति मीटर। किसी चालक में विद्युत प्रवाह है। विद्युत प्रवाह क्या होती है? तो ये होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। एम्पियर मात्रक है, तो एम्पियर जो है ये विद्युत धारा का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? यहाँ पर सभी संबंध सही है, लेकिन ये जो चालकता है इसका मात्रक वोल्ट नहीं होता, ये असत्य या गलत ये संबंध है। इसके बाद अध्याय 4, जिसका नाम है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है कि एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो एक गतिमान आवेश दोनों ही क्षेत्र उत्पन्न करता है, विद्युत क्षेत्र भी बनाता है और चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है? ये होता है कुंडली के तल के लंबवत, ऑप्शन बी सही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला बल क्या है? तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वो 0 होता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा।
उसके बाद अध्याय उसके बाद यहाँ पर अध्याय 6 है जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण। यहाँ पर जो अध्याय 5 है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं पहला प्रश्न, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न में से स्वतंत्र होता है। किससे स्वतंत्र होता है, किस में निर्भर नहीं करता है? तो ये होता है कुंडली के प्रतिरोध से। लेंस का नियम संबंधित है, तो लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात की जाती है, तो प्रेरित धारा की जो दिशा है वो हम लेंस के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं और फ्लेमिंग के दाएं हाथ की हथेली के दाएं हाथ के नियम से भी ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ए और बी दोनों से हम ज्ञात कर सकते हैं। यदि समतल कुंडली में एन फेरे हों तो उसका स्वप्रेरकत्व अनुक्रमानुपाती होता है, तो ये होता है एन स्क्वायर के। यहाँ पर एन टू लिखा है, ये एन टू नहीं है, ये एन की घात 2 है, एन स्क्वायर है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की जो खोज है वो फैराडे ने की थी। इसके बाद स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो स्वप्रेरकत्व मात्रक है हेनरी। और हेनरी किसका मात्रक है? तो ये हेनरी स्वप्रेरकत्व का मात्रक है, प्रेरकत्व का मात्रक है। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। ए क्षेत्रफल वाली कुंडली चुंबकीय क्षेत्र बी के लंबवत रखी जाती है। कुंडली को 180 डिग्री के कोण से घुमाया जाता है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन का परिमाण कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2BA। ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। के बाद अध्याय 7 जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। एक संधारित्र अपने में से गुजरने देता है, तो जो एक संधारित्र होता है वो अपने में से केवल ऐसी यानी कि प्रत्यावर्ती धारा को ही गुजरने देता है। ट्रांसफार्मर क्रोड को निम्न प्रभाव कम करने के लिए पटलित बनाया जाता है। पटलित क्यों बनाया जाता है? क्योंकि भंवर धाराओं को रोकने के लिए। ऑप्शन डी जो है ये सही हो जाएगा, भंवर धारा। उसके बाद यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने की युक्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एसी जनरेटर। भारत में घरों में दी जाने वाली विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। कितनी होती है? 50 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होती है। इसके बाद अध्याय 8 जिसका नाम है विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसमें से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं और कोई भी क्वेश्चन इसमें से नहीं आने वाला है। पहला, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है? कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग नहीं है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ध्वनि तरंगे हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगे के अंदर नहीं आता है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग कौन सी है? तो यह है पराबैंगनी तरंग। क्या है? पराबैंगनी तरंग। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि कितनी होती है? तो ये होती है 10⁻⁻6 मीटर। ये ऑप्शन बी सही है, 10⁻⁻6 मीटर। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग होता है, तो ये होता है 1/√में μ0 ऑप्शन बी सही है। निम्न में से किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? किसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम है? तो ये होता है एक्स किरणों का। यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है, एक्स किरणों का। उसके बाद निम्न में से किसकी आवृत्ति सबसे कम है? किसकी आवृत्ति सबसे कम है? तो ये होती है अवरक्त किरणों की। कितनी होती है? अवरक्त किरणों की, इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र के परिमाण E तथा चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण B में क्या संबंध होता है? तो ये जो संबंध होता है वो होता है B बराबर E/C। ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट है, B बराबर E/C। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत वेक्टर x अक्ष में तथा चुंबकीय वेक्टर y अक्ष में होता है तो उसकी संचरण की दिशा क्या होती है? तो उसकी संचरण की दिशा हो जाती है z अक्ष में। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, तो ओजोन मंडल किसको अवशोषित करता है? तो ये करता है पराबैंगनी विकिरण को। विद्युत चुम्बकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ऑप्शन बी सही है, परस्पर लंबवत। टेलीविजन नेटवर्क में प्रयुक्त होने वाली तरंगे कौन सी होती है? तो ये होती है अल्ट्रा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगे। ओजोन मंडल अवशोषित करता है, दोबारा रिपीटेड क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को करता है। कोहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंग कौन सी है? तो ये होती है अवरक्त तरंगे। कौन सी होती है? अवरक्त तरंगे होती है। धारिता युक्त परिपथ में चालन धारा IC
और विस्थापन धारा ID हो तो क्या संबंध सही है? तो ये संबंध सही है, IC इक्वल ID। अवरक्त किरणों का संसूचन किया जाता है, किसमें किया जाता है? तो ये किया जाता है पायरोमीटर से। ग्रीन हाउस प्रभाव का कारण क्या है? तो ये है अवरक्त किरणें। उसके बाद आता है अध्याय 9, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा? कांच का अपवर्तनांक न्यूनतम होगा तो ये होता है लाल रंग के लिए। एक लेंस की फोकस दूरी किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? फोकस दूरी पूछती किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? तो ये होती है बैंगनी रंग के लिए। हीरे के चमक का कारण क्या है? इसका कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल लेंस 25 सेंटीमीटर फोकस वाला उत्तल लेंस संपर्क में रखे जाते हैं, संयोजन की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगी -100 सेंटीमीटर की। ट्रक में ड्राइवर के साइड में लगा दर्पण कौन सा होता है? तो ये होता है उत्तल दर्पण। क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये होता है वस्तु से बड़ा। कैसा होता है? वस्तु से बड़ा होता है। अवतल दर्पण द्वारा बना आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ये वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु के अपवर्तनांक की क्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी राशि नहीं बदलती है? तो ये आवृत्ति जो है ये नहीं बदलती है। प्रिज्म में प्रकाश के प्रवेश करने पर क्या होता है? तो ये होता है विचलन और विक्षेपण दोनों ही होते हैं यहाँ पे। विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो विक्षेपण क्षमता जो है ये प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करती है। सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना प्रतिबिंब है वो बड़ा बनता है और आभासी बनता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी से कैसी होती है? तो ये होती है उससे कम। आंख की विभेदन सीमा कितनी होती है? तो आंख की विभेदन सीमा होती है 1 मिनट की, यानी कि 1 डैश। उसके बाद किसी दूरदर्शी की विभेदन क्षमता निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है? अभिदर्शक के व्यास पर निर्भर करती है। इसके बाद अध्याय 10, जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी। पहला प्रश्न यहाँ पर, तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है, किसका संचरण करती है? तो ये करती है ऊर्जा का संचरण। ऑप्शन बी सही है। व्यतिकरण होता है, तो व्यतिकरण किस में होता है? तो व्यतिकरण अनुदैर्ध्य तरंगों और अनुप्रस्थ तरंगों दोनों का ही गुण है, दोनों में होता है, तो आंसर हो जाएगा सी, दोनों में। फ्रेनेल दूरी है, इसका जो सूत्र होता है फ्रेनेल दूरी का, ये होता है a² / ऑप्शन डी। इसके बाद अध्याय 11, एक प्रकाश स्रोत से प्रकाश निम्न रूप से निकलता है, तो ये जो प्रकाश है वो निकलता है अल्फा कण के रूप में। किस कण के रूप में? अल्फा कण के रूप में ये निकलता है। एक फोटॉन की ऊर्जा निम्न रूप से दी जा सकती है। फोटॉन की ऊर्जा किस रूप में हम बताते हैं? तो बताते हैं एच न्यू के रूप में या एच वी के रूप में। हाँ, एच प्लांक नियतांक है और न्यू उसकी आवृत्ति है, या वी उसका जो वेग है। इलेक्ट्रॉन से संबंधित पदार्थ तरंग क्या है? तो ये है ऑप्शन डी कि आकाश में एक निश्चित क्षेत्र में बंद तरंग दैर्ध्य के रूप में विस्तृत होती है। निम्नलिखित में से प्रकाश विद्युत धारा निर्भर नहीं करती है, तो ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। निरोधी विभव इलेक्ट्रॉन से संबंधित किस भौतिक राशि के माप को प्रदर्शित करता है? तो ये करता है आवेश को। निम्नलिखित में से किस घटना की व्याख्या प्रकाश की तरंग प्रकृति से की जा सकती है? तो ये की जा सकती है प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या। प्लांक नियतांक का मान होता है, तो प्लांक नियतांक का मान होता है 6.63 इंटू 10 की घात -34 जूल सेकंड। कितनी होती है? 6.63 इंटू 10 की घात -3 यानी कि 34 जूल और सेकंड। किसी धातु यानी कि ठंडे कैथोड से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन के लिए आवश्यक प्रबल विद्युत क्षेत्र की कोटि कितनी होती है? वे कोटि होती है 10 की घात 6 वोल्ट की। कितनी होती है? 10 की घात 6 वोल्ट प्रति मिनट की, मीटर की। इसके बाद अध्याय 12, जिसका नाम है परमाणु।
पहला प्रश्न, परमाणु स्वयं में होता है तो परमाणु स्वयं में उदासीन होता है। परमाणु का पहला मॉडल था, जो परमाणु का पहला मॉडल था वो था प्लम पुडिंग मॉडल, जिसे तरबूज मॉडल भी बोला जाता है। परमाणु का नाभिकीय मॉडल किसने दिया था, तो परमाणु का नाभिकीय मॉडल जो दिया था वो रदरफोर्ड ने दिया था। जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह परिकीर्णित हो जाता है। क्यों हो जाता है, धनावेशित होने के कारण। जब कोई अल्फा कण नाभिक के समीप आता है तो वह परिकीर्णित हो जाता है ना, परिकीर्णित हो जाता है। क्यों हो जाता है, पहले वाले में जो आवेश था उनकी प्रकृति दी थी और यहाँ पर बल दिया गया है, तो ये बल होता है विद्युत बल के कारण। अल्फा कण क्या होते हैं, तो अल्फा कण होते हैं हीलियम परमाणु का नाभिक। नाभिक के खोजकर्ता कौन है, तो ये खोजकर्ता है जे थॉम्सन। हाइड्रोजन वर्णक्रम की भामर श्रेणी विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम के किस भाग में होती है, तो ये होती है दृश्य भाग में। हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन का न्यूनतम कोणीय संवेग कितना होता है, तो ये होता है h/2 पाई। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अल्फा कण का पथ कैसा होता है, तो अल्फा कण का जो प्रकीर्णन का जो पथ होता है वो होता है अति परवलयाकार। इलेक्ट्रॉन की चाल अधिकतम होती है, तो इलेक्ट्रॉन की चाल अधिकतम होती है प्रथम कक्षा में। उसके बाद अध्याय 13 जिसका नाम है नाभिक। पहला प्रश्न यहाँ पर, विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में निम्नलिखित में से किसे त्वरित नहीं करता है, तो ये न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं कर पाता है। परमाणु के नाभिक में अवश्य होता है, तो परमाणु के नाभिक में पॉजिट्रॉन अवश्य पाया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो न्यूट्रॉन की खोज जो है ये चैडविक ने की थी। नाभिकीय अभिक्रिया में संरक्षित राशियां हैं, तो नाभिकीय अभिक्रिया में रेखीय संवेग भी संरक्षित रहता है, कोणीय संवेग भी संरक्षित रहता है, कुल आवेश भी संरक्षित रहता है। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद लास्ट पार्ट फिजिक्स का, जिसका नाम है अर्धचालक युक्तियाँ। पहला प्रश्न यहाँ पर, पी प्रकार के अर्धचालक में बहुसंख्यक व अल्पसंख्यक क्रमशः होते हैं, तो पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है इसमें बहुसंख्यक होल होते हैं और अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अर्धचालक की ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता बढ़ जाती है। पी एन संधि डायोड में अवक्षय परत की मोटाई कितनी होती है, तो अवक्षय परत की मोटाई होती है 10⁻⁻6 मीटर की। ऑप्शन डी सही है। जब पी एन संधि डायोड पर अग्रदिशिक बायस अनुप्रयुक्त किया जाता है तब यह क्या करता है, तो यह विभव विरोधक जो अवक्षय परत होती है उसको कम कर देता है। विभव विरोधक को यह क्या कर देता है, कम कर देता है। इस प्रकार से A to Z ऑब्जेक्टिव यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं।